अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9th में हमारे पास आज टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या इनको प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने 1911 में गोल्ड फॉयल लिया। गोल्ड फॉयल को क्यों लिया एक्सपेरिमेंट के लिए? क्योंकि गोल्ड की मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दूसरे मेटल के निस्बत जो है ज़्यादा होती है, यानी आसानी से हम इसकी शीट बना सकते हैं और वायर बना सकते हैं। तो इसलिए बाकी मेटल के निस्बत इनको चूज़ किया। और उनका क्या तरीक़ाकार था? वो जो है फायर करते थे अल्फ़ा पार्टिकल की या बम्बारमेंट करते थे अल्फ़ा पार्टिकल की। अल्फ़ा पार्टिकल जो है क्या चीज़ है? हीलियम+2 को अल्फ़ा पार्टिकल कहा जाता है। या इसके बजाय अगर हम इस तरह कहें कि जब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन कंबाइन होते हैं, इस पार्टिकल को हम अल्फ़ा पार्टिकल का नाम देते हैं। तो जब हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो यही न्यूक्लियस से सिर्फ बचेगा। तो इसलिए हीलियम+2 या 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस में होते हैं तो इसको अल्फ़ा पार्टिकल कहा जाता है। तो इनके लिए इन्होंने पोलोनियम मेटल रेडियोएक्टिव सोर्स है उसको लिया और सामने जो है गोल्ड फॉयल मौजूद होता था। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। इनका सेटअप ये था कि यहाँ लेड ब्लॉक में पोलोनियम मेटल लिया। किस लिए लेड ब्लॉक में लिया? कि दूसरे साइड पर जो है अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग ना हो, बल्कि जो चीज़ हमारा जो है टारगेट हो कि सिर्फ उसी के ऊपर बम्बारमेंट हो। तो इनके लिए यहाँ पर एक विंडो लगाई जाती है जिसको स्लिट कहा जाता है, स्लिट। तो अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से जो है सीधे जाते थे, यानी अल्फ़ा पार्टिकल हमने कहा कि जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ जाते हैं तो इसको अल्फ़ा पार्टिकल का नाम देते हैं, या हीलियम+2 को जो है अल्फ़ा पार्टिकल कहा जाता है। तो सामने जो है गोल्ड फॉयल के ऊपर जो है इनकी बम्बारमेंट होती थी और इनके इर्द गिर्द जो है फोटोग्राफिक प्लेट लगा हुआ होगा। फोटोग्राफिक प्लेट क्या चीज़ है? जिस चीज़ के ऊपर हम इमेज रिकॉर्ड करते हैं उसे फोटोग्राफिक प्लेट कहा जाए। जिस तरह एक्सरे की शीट हो या कोई मेटल की शीट हो या और कोई पोर्शन पर हमने जो है कोई कोटिंग की हो फ्लोरेसेंट मटेरियल की, बस जिस चीज़ पर हम इमेज रिकॉर्ड कर सकते हैं उन्हें जो है फोटोग्राफिक प्लेट कहा जाता है। तो इनका सेटअप ये था कि पोलोनियम मेटल को लेड ब्लॉक में लिया, उनकी बम्बारमेंट करते थे गोल्ड फॉयल पर और उसके इर्द गिर्द जो है फोटोग्राफिक प्लेट मौजूद होती थी। और फोटोग्राफिक प्लेट के इनर साइड पर जिंक सल्फाइड, ये जो है इनर साइड पर जिंक सल्फाइड ये लगा होता था। जिंक सल्फाइड क्या है? फ्लोरेसेंट मटेरियल है। जो आप फिलिप्स या जो ट्यूबलाइट होते हैं उसके अंदर वाइट पाउडर आप लोगों ने देखा होगा, तो वो जिंक सल्फाइड का पाउडर है, वो फ्लोरेसेंट मटेरियल है। जब उसके ऊपर कोई पार्टिकल स्ट्राइक कर जाता है तो वो ग्लो शो करता है। तो इनको हम फ्लोरेसेंट मटेरियल कहा जाता है। तो ये इसलिए कि हमें पता चले कि किस जगह पर जो है स्पार्क या जो ब्लिंकिंग है या जो ग्लो है कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है स्ट्राइक कर जाते हैं। तो ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। इनके लिए जो है दोबारा फिर यहाँ पर आएंगे। तो नंबर 1, इन्होंने एटम के मॉडल को समझने के लिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो है ये इसलिए इन्होंने किया। इनको अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। और इन्होंने जो मॉडल पेश किया वो प्लैनेट की तरह था, यानी जिस तरह सन के अराउंड जो है मार्स, अर्थ, प्लूटो, ये मुख्तलिफ प्लैनेट्स जो है सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो इसी तरह इन्होंने ये मॉडल पेश किया कि बीच में न्यूक्लियस होगा, इसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इनको प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। इससे पहले जे थॉमसन का एक मॉडल था जिसको प्लम पडिंग मॉडल कहा जाता है, कि हमारे पास जो तरबूज का या कस्टर्ड आप कंसिडर कर दें कि ये हमारे पास जो है नेगेटिव पोर्शन है और इसमें जो ड्राई फ्रूट आपने कस्टर्ड में रखे हैं ये आपके पास जो है नेगेटिव पॉजिटिव पोर्शन है।
तो इनके ऊपर ऑब्जेक्शन ये था कि पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह कंबाइन नहीं हो सकते ये पार्टिकल, ये तो कोलेप्स कर जाएंगे, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया था कि न्यूक्लियस बीच में होगा और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इन्होंने किस तरह प्रूव किया इस चीज़ को, इसको समझते हैं। तो इन्होंने 1911 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, गोल्ड फॉइल को लिया, उसके ऊपर जो है अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करते थे और उससे जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते थे उसके बेस पे इन्होंने कंक्लूजन की। इनके पास जो है कौन कौन से मटेरियल थे, जिस तरह हमने कहा कि रेडियोएक्टिव सोर्स के तौर पर पोलोनियम मेटल लिया, पोलोनियम मेटल अल्फा पार्टिकल रिलीज़ करते हैं। गोल्ड फॉइल जो इन्होंने लिया था उनकी थिकनेस जो है 0.0004 सेंटीमीटर, ये उनकी जो है थिकनेस थी। हमने इनको पहले जो है आपसे कहा कि गोल्ड फॉइल को क्यों सेलेक्ट किया था, इसलिए कि इनकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। इनके अलावा फ्लोरेसेंट स्क्रीन फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो गोल्ड के इर्द गिर्द मौजूद होता था और उसके इनर साइड पर जिंक सल्फाइड जो है उनकी कोटिंग करते थे। जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट मटेरियल है, जब इससे पार्टिकल टकराते तो ये ग्लो कर जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल कहाँ पर टकराएं। इनका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, जब ये पार्टिकल की बम्बारमेंट करते थे तो इसने ये नोट किया कि मोस्ट पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट पास हो जाते हैं गोल्ड फॉइल से। एक तो ये बिल्कुल वैक्यूम में ये एक्सपेरिमेंट होता है और दूसरा अंधेरे में कि आपको ब्लिंकिंग दिखाई दे, और ब्लिंकिंग को ये ग्लो जहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पर नमूदार होती है तो उसको सेंटिलेशन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते थे। सेंटिलेशन की मीनिंग है चमक। तो ज़्यादा इन्होंने ये 3 ऑब्जर्वेशन नोट कर लिए एक्सपेरिमेंट के दौरान कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास होते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और बहुत कम जो है रीबाउंस हो जाते हैं, यानी 180 डिग्री पर जहाँ पर टकराते हैं तो वापस जो है 180 डिग्री पर जो है वापस आते हैं। तो इन 3 ऑब्जर्वेशन को जो है किस तरह उन्होंने एनालाइज़ किया, इससे क्या मतलब लिया इन्होंने, जिस तरह हमने पहले जिक्र किया था, ये गोल्ड फॉइल और इनके ऊपर जो है अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट होती थी और ज़्यादातर पार्टिकल जो है इससे स्ट्रेट पास होते थे। तो वो इनको कैसे पता चलता था, सेंटिलेशन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते थे कि ज़्यादातर ब्लिंकिंग जो है यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर कम मौजूद है और बहुत कम तादाद में जो है रिबाउंस होते हैं। अगर जहन में ये क्वेश्चन आता है कि ये तो समझ में आता है कि यहाँ पर जो है ब्लिंकिंग या ग्लो मौजूद होती है, तो इसलिए इससे पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पर स्ट्राइक कर गई, लेकिन जो रिबाउंस होते हैं तो यहाँ पर डिटेक्टर्स लगा होता है कि 20,000 इन्होंने 20,000 अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की थी, तो उनका रेशो ये निकाला था कि 19,990 जो है 19,990 स्ट्रेट पास हो गए, 8 डिफ्लेक्ट हो गए और 2 जो है जो उसमें कमी थी, जो उन्होंने रिबाउंड्स यहाँ से डिटेक्टर से जो पास किया था कि 20,000 यहाँ से पास हो गए। तो जब यहाँ पर आपके पास रेशो ये आई कि 19,990 यहाँ पर सीधे टकराए, 8 यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो गए, तो बाकी तो 2 बचे, तो इससे पता चलता है कि ये रिबाउंड्स हो चुके होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं अल्फा पार्टिकल। तो टोटल इन्होंने 20,000 अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की। अब जो है इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या मतलब निकाला, उन्होंने ये मतलब निकाला कि आप इस स्ट्रक्चर को देखें कि हमारे पास एटम में ज़्यादातर जगह जो है खाली है, यानी ये थॉमसन का जो मॉडल था कि इस तरह स्कैटर फॉर्म में होंगे पॉजिटिव पार्टिकल, तो ज़्यादातर जगह जो है उसमें खाली होगा, तो ज़्यादातर पार्टिकल जो है स्ट्रेट पास होते हैं। और जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब से गुज़रता है तो ये बड़े एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो ज़रा फासले पर होगा तो वो कम डिफ्लेक्ट होगा, यानी उनकी एंगल कम होगी। अब जो है ये क्यों डिफ्लेक्ट हुआ, इसलिए कि अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है उनके ऊपर +2 चार्ज मौजूद है और न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और एक मास भी यहाँ पर कंसंट्रेट है, ज़्यादा मौजूद है।
तो इनकी वजह से जो है जब सीधे यहाँ पर जो है टकराते थे तो सीधे वापस जो है 180 पर रिबाउंस हो जाते थे, लेकिन जब इसके करीब से गुजरते थे तो ये इनको रिपेल करते थे, तो इसलिए डिप्लेक्ट हो जाते थे। और ज़्यादातर जगह खाली है तो ज़्यादा अल्फा पार्टिकल जो है सीधे पास हो जाते थे। अब अगर जहन में ये क्वेश्चन आता है कि डिप्लेक्शन और ये रिबाउंसिंग की तादाद क्यों कम है, तो इसलिए कि एटम के निस्बत न्यूक्लियस का साइज़ इंतहाई छोटा होता है, तो इस वजह से डिप्लेक्टेड और ये रिबाउंस पार्टिकल जो है इनका रिज़ल्ट ऑब्जर्वेशन में बहुत कम आया, यानी बहुत कम डिप्लेक्ट हुए और रिबाउंस हुए। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस मार्कर को आप जो है कंकर से आप मार दे, पत्थरों से इनको मार दे, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये जगह लगे, और बहुत कम पॉसिबिलिटी ये होगी कि इनके करीब क्या ये जगह लगे, और ये पॉसिबिलिटी इंतहाई कम होगी कि बिल्कुल स्ट्रेट जो है आप इस जगह को निशाना बना दें। तो इन 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम में ज़्यादातर जगह खाली है और न्यूक्लियस का जो मास है, जो पॉजिटिव पार्टिकल है, वो एक ही जगह पर मौजूद है, तो इसलिए डिप्लेक्टेड और रिबाउंस पार्टिकल की तादाद कम है। तो इन्होंने जो एनालिसिस की उनका कंक्लूजन ये था कि नंबर 1, आपके पास द एटम कंसिस्ट ऑफ मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस। जैसे हमने कहा कि एटम में ज़्यादातर जगह खाली होता है, एज मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड कॉइल विदाउट एनी डिप्लेक्शन, इसलिए ज़्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए क्योंकि एटम में ज़्यादातर जगह खाली है। नंबर 2 कंक्लूजन ये था कि एट द सेंटर ऑफ द एटम देयर इज़ ए वेरी स्मॉल डेंस रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस में ऐसा डेंस रीजन जहाँ पर मास ज़्यादा मौजूद है, वो इंतहाई स्मॉल जगह में है, छोटा वॉल्यूम है उनका, विच कैरीज ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, और वहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ये उनको उस ऑब्जर्वेशन से पता चला कि हमारे पास डिप्लेक्टेड और रिबाउंस पार्टिकल की तादाद कम थी, तो उन पे तो पॉजिटिव चार्ज था, तो इसी तरह अल्फा पार्टिकल जो है उन पे भी पॉजिटिव और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव। तो अगर प्रोटॉन स्केटर फॉर्म में होते तो इसमें डिप्लेक्टेड जो है ये रिबाउंस या डिप्लेक्शन वाले अल्फा पार्टिकल इनसे रिपेल होकर जो है इसकी तादाद जो है फिर ज़्यादा होती, लेकिन इनकी तादाद कम है डिप्लेक्शन की, तो इसका मतलब कि जितने भी प्रोटॉन होते हैं एटम में वो एक जगह पर जो है मौजूद होते हैं, और इन न्यूक्लियस का साइज़ जो है इंतहाई छोटा होता है होल एटम के निस्बत। तो नंबर 1 पॉइंट में उन्होंने कहा कि ज़्यादातर एटम में जगह खाली है। सेकंड पॉइंट में कि जो पॉजिटिव पार्टिकल है एक ही जगह पर मरकूज़ है, एक ही जगह पर उनका मास मौजूद है, और द न्यूक्लियस इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम। रदरफोर्ड एस्टिमेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो है 10⁻⁻15 मीटर जो है इनका रेडियस है, वाइल द रेडियस ऑफ द एटम 10⁻10 मीटर, यानी वो इनसे कितना बड़ा है, इन दोनों को आप कंपेयर कर दें। ये आपके पास 1 लाख टाइम जो है न्यूक्लियस छोटा होगा, ये आपके पास 10⁵ के बराबर है, यानी ये था 15 और ये है 10⁻10, तो इसमें डिफरेंस कितना है 10⁵, यानी 1 लाख टाइम जो है न्यूक्लियस छोटा होगा अपने एटम से। तो इसलिए डिप्लेक्टेड पार्टिकल की तादाद जो है इंतहाई कम थी। यानी इन्होंने जो रेडियस कैलकुलेट की, इसका क्या मतलब है कि ये न्यूक्लियस और ये इनका रेडियस, तो ये जो इन्होंने कैलकुलेट किया तो इनके पास 10⁻10 मीटर ये आया, 10⁻10 मीटर, और जो इनके इलेक्ट्रॉन जहाँ पर यानी सपोज ये वैलेंस शेल हैं, तो इनसे अगर हम ये कैलकुलेट कर दें तो ये आपके पास टोटल रेडियस जो है 10⁻15 सॉरी ये 10⁻10 और ये जो है -15, तो ये छोटा होगा और ये जो है बड़ा है, तो इनके बीच में जब डिफरेंस निकालेंगे तो 10⁵ का डिफरेंस आता है, यानी 1 लाख टाइम न्यूक्लियस स्मॉलर देन एटम। इनके अलावा
द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने पहले जो प्लम पडिंग मॉडल था जे थॉमसन का, उनमें था कि पूरा जो तरबूज का रेड पोर्शन है इनको आप नेगेटिव कंसिडर कर ले, उसके बीच को पॉजिटिव कंसिडर कर ले, या जो है कस्टर्ड को हमने एग्जांपल लिया कि इसमें जो है कस्टर्ड को आप जो है टोटल नेगेटिव और उसमें जो ड्राई फ्रूट लगे होते हैं उनको पॉजिटिव कंसिडर कर ले। प्लम पडिंग जो है वहाँ पर एक कस्टर्ड की तरह डिश थी, तो इसलिए ये नाम दिया था उन्होंने। तो इन्होंने वो चेंज कर दिया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो बीच में होते हैं, इस जगह को न्यूक्लियस का नाम दिया। और ये शेल जो है आप इसमें ना बनाए। इन्होंने ये नील बोहर ने फिर ये कॉन्सेप्ट दिया था, तो इन्होंने सिर्फ कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो इसमें ये नहीं बनाना चाहिए। इनके अलावा जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा था कि इनको प्लेनेटरी मॉडल इसलिए कहा कि जिस तरह सूरज के इर्द गिर्द सैयारे घूमते हैं, तो इसी तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इनको प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ कंसनट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम। जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा था कि न्यूक्लियस का साइज़ इंतहाई छोटा होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एक ही जगह में मरकूज़ होते हैं और ये हैवी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉनों के निस्बत, तो मास भी ज़्यादातर जो है, जो हैवी पार्टिकल है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों के निस्बत 1836 टाइम प्रोटॉन जो है हैवी होगा, और जो न्यूट्रॉन है वो 1842 टाइम जो है इलेक्ट्रॉनों के निस्बत हैवी होगा। और ये दोनों पार्टिकल जो है न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, तो ज़्यादातर मास जो है वो न्यूक्लियस में होगा। और इनकी जो रिपल्जन थी, एक तो यहाँ पर मास है और दूसरा जो है सेम चार्ज है। अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस का सेम चार्ज है, तो इसलिए उसमें रिपल्जन होगी, तो इस वजह से जो है उसमें डिफ्लेक्शन होती थी। और एक और क्वेश्चन जहन में ये भी आ सकता है कि जब न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब जो है अल्फा पार्टिकल पास होते हैं, तो कहते हैं कि ये ग्रेटर एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हैं, और जब इससे थोड़े फासले पर पास होते हैं तो ये ज़रा सा डिफ्लेक्ट होते हैं, यानी छोटे एंगल पर। तो हम ये देखते हैं इस साइड पर कि एंगल तो इनका बड़ा है और इनका छोटा है, नहीं, हम आउट साइड पर इस साइड पर देखेंगे कि इसका एंगल जो है ये ज़्यादा है, ज़्यादा डिफ्लेक्शन यहाँ पर हुई और यहाँ पर जो है डिफ्लेक्शन जो है कम हुई। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था अपने एक्सपेरिमेंट से। इनके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन थे। ऑब्जेक्शन में नंबर 1 एक तो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो ये कहाँ पर रिवॉल्व करते हैं, कहाँ पर, तो इन्होंने शेल का टर्म यूज़ नहीं किया था। और इनके अलावा क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, ये सर्कुलर ऑर्बिट में कंटिन्यूसली जो है ये इनको एनर्जी लूज़ कर देनी चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करेगा तो ये बिल आखिर न्यूक्लियस में गिर जाएगा, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक कि जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इनकी एनर्जी कम होनी चाहिए, यानी इनको हर एक पॉइंट पर एनर्जी रिलीज़ कर देनी चाहिए, तो इनकी एनर्जी जो है कम होती चली जाएगी और आखिरकार जो है इनको न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने ये पॉइंट जो है एक्सप्लेन नहीं किया कि इस तरह क्यों होता है। स्पायरलिंग इलेक्ट्रॉन शुड एमिट रेडिएशन ऑफ कंटिन्यूस। जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि इनको कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए, और जब कंटिन्यूसली ये एनर्जी रिलीज़ करेगा तो इनको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम जिसमें तमाम वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो, जिस तरह आप लोगों को एग्जांपल दिया जाता है रेनबो का, कि उसमें तमाम कलर एक दूसरे में डिफ्यूज़ है, उसमें कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, उसमें आपको ये पता नहीं चलता कि रेड कलर कहाँ तक है, येलो कहाँ तक है, ऑरेंज कहाँ तक है, सब एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं। तो हमें इस तरह का जो है स्पेक्ट्रम देना चाहिए जिस तरह रेनबो का है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम जब एटम का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं
तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है कि आपके पास यानी यहाँ पर ये ब्राइट लाइन है, अगर इलेक्ट्रॉन वापस हायर लेवल से नीचे आ रहा है तो इस तरह की जो है मखसूस लाइन आ जाते हैं और उसके बीच में जो है इस तरह ब्लैक पोर्शन होगा। तो इनको फ़िलहाल आप ये समझिए इसको कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। यानी फ़र्ज़ करें ये आपके पास रेड कलर है, ये ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, तो ये अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। इसमें क्लियर कट बाउंड्री मौजूद है कि येलो कहाँ है, ऑरेंज कहाँ है, रेड कहाँ है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ये था कि ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो इसको कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए, और जब कंटिन्यूसली ये एनर्जी रिलीज़ करेगा तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए जिस तरह रेनबो का होता है। लेकिन ये हमें ये वाला स्पेक्ट्रम दे रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो इनको ये पता नहीं था कि इसको किस तरह एक्सप्लेन किया जाए, तो ये ऑब्जेक्शन था इनके ऊपर। इनके अलावा द मॉडल गेव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उनकी क्या तरतीब होगी। जिस तरह नील बोहर ने बाद में बताया कि फर्स्ट शेल में रिवॉल्व करते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में थर्ड में 18, इसी तरह 32। तो ये बाद में नील बोहर ने बताया था। तो एक तो ये क्लियर नहीं था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनों की क्या तरतीब होगी, कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। और इनके अलावा एक और ऑब्जेक्शन ये था कि आप जो एग्जांपल देते हैं कि जिस तरह सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो उसी तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इनके ऊपर ऑब्जेक्शन ये भी था कि वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और ये चार्ज पार्टिकल है, तो ये उससे मैच नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसका मेन समरी ये है कि उन्होंने 1911 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। इनको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। और इसमें जो है उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की गोल्ड फॉइल पर, और उनका जो मेन मटेरियल थे रेडियो एक्टिव सोर्स के तौर पर पोलोनियम मेटल लिया। गोल्ड फॉइल की थिकनेस जो है 0.0004 सेंटीमीटर ये थी, और फ्लोरेसेंट मटेरियल को यूज़ किया था फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। जिंक सल्फाइड जो है फोटोग्राफिक ये फ्लोरेसेंट मटेरियल है, ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लगे होते थे। इनका फंक्शन क्या था कि जब इससे अल्फा पार्टिकल टकराती है तो ये ग्लो कर जाता है, तो उन्हें सेंटिलेशन माइक्रोस्कोप के थ्रू जब ऑब्ज़र्व करते थे तो उन्हें ये पता चलता था कि ज़्यादातर पार्टिकल कहाँ पर टकराते हैं। तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ज़्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट पास होते हैं, बहुत कम जो है डिफ्लेक्ट होते हैं। अगर आप तादाद के लिहाज से शो करना चाहें तो आप कहेंगे कि 20,000 पार्टिकल की बम्बारमेंट की 19,990 सीधे पास हो गए, 8 डिफ्लेक्ट हो गए और 2 रिबाउंड्स हो गए। और उनसे एक कंक्लूजन क्या निकाला कि ज़्यादातर एटम में जो है जगह खाली है, और पॉजिटिव चार्ज और उनका जो है मास भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है, कि ज़्यादातर मास न्यूक्लियस में मौजूद होगा। पॉजिटिव चार्ज जो है सेंटर में एक ही जगह पर मौजूद है। इनका साइज़ जो है छोटा है एटम से। हमने कहा कि न्यूक्लियस और एटम के बीच में 1 लाख टाइम जो है डिफरेंस होगा। उन्होंने जो रेडियस कैलकुलेट किया था कि 10⁻⁻15 न्यूक्लियस का और 10⁻10 जो है होल एटम का साइज़ है रेडियस का। तो इसी लिहाज से उन्होंने इसमें जो है ये डिफरेंस निकाला। तो ये था हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इनके जो ऑब्जेक्शन है ये नील बोहर एक्सप्लेन करेगा कि जो ऑब्जेक्शन थे कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस तरतीब से होने चाहिए और ये हमें लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दे रहा है। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।